हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी थियोरी की, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ये थियोरी सिर्फ लिटरेचर तक सीमित नहीं है, इट गोज बियॉन्ड दैट इनटू कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड पावर डायनामिक्स। व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल थियोरी? Post colonial theory focuses on the consequences of colonialism and imperialism। ये दो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो colonialism और दूसरी imperialism। जब एक देश दूसरे देश पर रूल करता है तो सिर्फ टेरिटरी ही नहीं, उसकी लैंग्वेज, कल्चर और माइंडसेट को भी इफ़ेक्ट करता है। ये थियोरी उन्हीं इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करती है, स्पेशली इन लिटरेचर। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये थियोरी 20th सेंचुरी के मिड से डेवलप होने लगी थी, जब कई कंट्रीज़ जैसे इंडिया, केनिया और कैरेबियन नेशंस ने इंडिपेंडेंस पाई थी। लेकिन आज़ादी के बाद भी उनका लिटरेचर, एजुकेशन सिस्टम और कल्चरल आइडेंटिटी में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसी इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने के लिए पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स ने अपनी आवाज़ उठाई थी। अब हमें ये समझना है कि हाउ इट अप्लाइज टू लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी कैसे काम करती है लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर, या फिर जो टेक्स्ट हैं वो पोस्ट कॉलोनियल थियोरी को कैसे दिखाते हैं। लिटरेचर में ये थियोरी मेनली 3 चीज़ें एक्सप्लोर करती है। पहली तो ये कि कॉलोनाइजर ने कॉलोनाइज्ड लोगों को कैसे रिप्रेजेंट किया है, दूसरा ये कि लैंग्वेज किस तरह एक टूल ऑफ कंट्रोल बन गई, और तीसरा ये कि कॉलोनाइज्ड राइटर ने कैसे अपनी वॉइस रिक्लेम करी। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें लिटरेचर में देखने को मिलती हैं जब हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट ऑफ डार्कनेस में अफ्रीका को एक डार्क कॉन्टिनेंट दिखाया गया है, लेकिन क्या ये एक्यूरेट है या बायस्ड? यही हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में देखते हैं। आइए इनके की थिंकर्स की बात करते हैं। इस थियोरी पे सबसे ज्यादा काम करा है एडवर्ड सैयद ने। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, द अदर, यानी जो वेस्ट के नॉर्म्स से अलग हो उसे इंफीरियर माना जाता है। हमारी अगली थियरिस्ट हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। उन्होंने एक बात पूछी थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट है जो जिसको अपनी बुक का टाइटल भी दिया, और उन्होंने एक क्वेश्चन भी रेज करा, कैन द सबल्टन स्पीक? ये जो मार्जिनलाइज लोग हैं जैसे कि पुअर, ट्राइबल वुमेन, क्या उनकी कोई वॉइस सुनी जाती है? यही इनका मेन क्वेश्चन था, और इनके बहुत सारे टेक्स्ट में जो इन्होंने ट्राइबल वुमेन को रिप्रेजेंट किया है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है, कभी राइटिंग के थ्रू और कभी डायरेक्ट। इस थियोरी के अगले इंपॉर्टेंट थियरिस्ट हैं होमी के भाभा। उन्होंने टर्म दिए हैं जैसे हाइब्रिडिटी और मिमिक्री, जिसमें कॉलोनाइज्ड लोग अपने कल्चर को और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को मिक्स करके नई आइडेंटिटी बनाते हैं। इन सारी टर्म्स को हम डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ की लिटरेरी वर्क्स जो पोस्ट कॉलोनियल थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला इंपॉर्टेंट वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबी। ये बहुत पॉपुलर वर्क है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को बहुत अच्छे से ट्रेस करता है। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड जो है वो इस थिंग्स फॉल अपार्ट टेक्स्ट में बहुत क्लियरली देखने को मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी। इस टेक्स्ट में बहुत सी स्टोरीज हैं जिससे पोस्ट कॉलोनियलिज्म की थीम एक्सप्लोर की जा सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वाइल्ड सरगासो सी बाय जीन रियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसके में अंदर भी बहुत सारी पोस्ट कॉलोनियल थीम्स, अंडरटोन्स, ओवरटोन्स सब आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी 2 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप पोस्ट कॉलोनियल थियोरी को बहुत डीपली पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ये टेक्स्ट है गुग्गी थियोंग का। सीजन्स ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का, और इनके राइटर हैं तैयब सली। ये टेक्स्ट दिखाते हैं कि कॉलोनियल एक्सपीरियंस का इंडिविजुअल और कलेक्टिव आइडेंटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी की कुछ की टर्म्स है जिसपे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, यूजीसी नेट में भी और एचपीएससी में भी आएंगे अभी, तो आप इन सारी की सारी जो ये टर्म्स हैं 10 की टर्म्स हैं इसकी, उनका मतलब पता होना चाहिए। कॉलोनियलिज्म को तो आप समझते ही होंगे, जब एक पावरफुल देश किसी वीकर देश के ऊपर राज करता है और उसकी इकोनॉमी, कल्चर और जो रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल कर लेता है तो उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर। ब्रिटिश लोग इंडियंस को अनसिविलाइज समझते हैं, इवन व्हेन इंडियंस आर एजुकेटेड उन्हें बराबरी नहीं मिलती। ये कॉलोनियल एटीट्यूड क्लियरली शो होता है अ पैसेज टू इंडिया में। दूसरी हमारी की टर्म है इंपीरियलिज्म। ये एक आइडियोलॉजी है जिसमें ये माना जाता है कि एक नेशन दूसरे नेशन पर रूल करने के लिए नेचुरली सुपीरियर है और उसका हक है, अगर वो सुपीरियर है तो वो रूल करेगा। हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनार्ड, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो स्टोरी है ये अफ्रीका में सेट है, लेकिन यूरोप के लोग खुद को सिविलाइजर्स बोलते हुए भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इसमें एक कैरेक्टर है जो ये शो करता है कि इंपीरियलिज्म का असली फेस क्या होता है।
तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है ओरिएंटलिज्म। इसको हिंदी में पूर्ववाद कहते हैं या पूर्ववाद कहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि वेस्ट ने ईस्ट को हमेशा एग्जॉटिक, बैकवर्ड और इरैशनल दिखाया है। ये डिस्टॉर्टेड इमेज जो है यही ओरिएंटलिज्म कहलाता है। एक सिंपल एग्जांपल है विलियम शेक्सपियर का टेक्स्ट द टेम्पेस्ट। उसमें एक कैरेक्टर है कैलिबन, जिसको एक वाइल्ड नेटिव के रूप में दिखाया गया है। ये दिखाता है कि कॉलोनाइज्ड लोगों को कैसे दूसरे जो लोग हैं, जो अदर्स हैं, वो कैसे अनसिविलाइज और वाइल्ड लगते हैं। रुडयार्ड किपलिंग का एक वर्क है, एक नॉवल है कि इसमें भी इंडिया को एक मिस्टीरियस जगह दिखाया गया है। अगले इंपॉर्टेंट टर्म है अदरिंग। अदरिंग का मतलब होता है कि दूसरा बना देना। जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अलग, इंफीरियर या लेस ह्यूमन समझता है या दिखाता है, तो उस प्रोसेस को अदरिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप विलियम शेक्सपियर के एक प्ले से देख सकते हैं, ओथेलो। ओथेलो एक आउटसाइडर है, एक मूर है। उसकी ब्रेवरी मैटर नहीं करती, लोग उसे हमेशा डिफरेंट ही ट्रीट करते हैं। हाइब्रिडिटी, ये टर्म होमी भाभा ने अपने टेक्स्ट में यूज करी है और इसका मतलब है कि जब कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर, ये दोनों कल्चर, इनके जो कल्चर्स हैं ये मिक्स हो जाते हैं, तो एक हाइब्रिड आइडेंटिटी डेवलप होती है जो ना पूरा नेटिव होती है और ना पूरा कॉलोनियल। तो जो मिक्स करके जो नई आइडेंटिटी लोग अपनी बना लेते हैं उसको ही हाइब्रिडिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मिडनाइट चिल्ड्रन के थ्रू या दिख सकता है, अगर आप देखना चाहें तो। सलमान रश्दी का जो टेक्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रन, इसमें एक कैरेक्टर है सलीम सिनाई। इसकी आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेड है, वो इंडिया, पाकिस्तान, इस्लाम और ब्रिटेन कल्चर का मिक्स है। ये हाइब्रिड कैरेक्टर पोस्ट कॉलोनियल कन्फ्यूजन को शो करता है। अगले इंपॉर्टेंट टर्म है मिमिक्री। जब कॉलोनाइज्ड लोग कॉलोनाइजर की लैंग्वेज, उसकी ड्रेस और बिहेवियर को इमिटेट करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब कि वो एक्सेप्ट हो जाए दूसरे कल्चर में, लेकिन फिर भी रिजेक्ट होते रहते हैं, तो उसे मिमिक्री कहते हैं। और ये जो टर्म है मिमिक्री, ये भी होमी भाभा ने यूज़ करी है अपने बहुत से वर्क्स में। मिमिक्री को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं वाइल्ड सरगासो सी का। वाइल्ड सरगासो सी में एक कैरेक्टर है एंटोइनिट, जो कि इंग्लिश नॉर्म्स को फॉलो करती है पर फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती। उसकी मिमिक्री उसी पे बैकफायर करती है। अगली टर्म है सबल्टन। ये गायत्री स्पिवाक ने अपने टेक्स्ट में यूज़ करी है। और सबल्टन, इस टेक्स्ट को अगर हम समझें तो ये ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं और जिनकी आवाज़ डोमिनेंट सिस्टम में नहीं सुनाई जाती, जैसे दलित, आदिवासी, गरीब और जो ये ट्राइबल विमेन है, इनकी जो वॉइस है वो मेन स्ट्रीम में कभी आ ही नहीं पाती। और सबल्टन स्टडीज़ में यही दिखाया गया है कि कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता आया है, कैसे वो चेंज हो रहे हैं विद द वर्ल्ड, और पोस्ट कॉलोनियल एरा में उनका क्या हाल है, उनको कैसे देखते हैं। ये सारी स्टडीज़ गायत्री स्पिवाक के अलग अलग टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगी। स्पिवाक का एक टेक्स्ट मुझे याद आ रहा है, द्रौपदी, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी ट्राइबल वुमेन की जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है। इसके एग्जाम्पल है, एक तो कैन द सबल्टन स्पीक, स्पिवाक का टेक्स्ट है। स्पिवाक कहती है कि सबल्टन लोग ऑफन खुद अपनी स्टोरी जो है वो कह नहीं पाते। उनका नैरेटिव हमेशा फिल्टर्ड होता है क्योंकि वो अलग अलग उनके ऊपर प्रेशर्स होते हैं, तो वो अपनी बात इतना अच्छे से रख नहीं पाते। एक और टेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, अरुंधति रॉय का है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसमें एक कैरेक्टर है वेलूथा, एक दलित कैरेक्टर है। ये सबल्टन आइडेंटिटी का एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। उसका जो साइलेंस है और ट्रेजेडी है हमें बहुत कुछ बताता है अबाउट द कंडीशन ऑफ दलित्स इन इंडिया। अगली टर्म है डीकोलोनाइजेशन। जब एक देश सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, कल्चरली और मेंटली भी कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से फ्री होता है टू रिक्लेम इट्स ओन आइडेंटिटी, उसको हम कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। मतलब कोलोनाइजेशन को ब्रेक कर देना और अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी गेन करना। इसका एक बहुत फेमस पावरफुल एग्जाम्पल है डीकोलोनाइजिंग द माइंड बाय गुगी वा थियोंग। उन्होंने इंग्लिश में लिखना बंद कर दिया और अपनी नेटिव लैंग्वेज किक्यू में लिखना शुरू किया। ये एक सिंबॉलिक और रियल एक्ट है डीकोलोनाइजेशन का। अगली टर्म है डायस्पोरा। जब लोग अपने होमलैंड से दूर किसी और जगह सेटल करते हैं, जैसे इंडियन डायस्पोरा इन यूके, यूएसए, एंड द स्ट्रगल विद बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी, उसी को हम डायस्पोरा कहते हैं। और वहाँ पर जिस तरह का जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था उसको डायस्पोरा लिटरेचर भी कहा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है झुम्पा लाहिरी का टेक्स्ट, उनकी नॉवल द नेमसेक। उसमें कैरेक्टर है गोगोल, अपनी इंडियन रूट्स और अमेरिकन कल्चर के बीच हमेशा कंफ्यूज रहता है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस एक
टिपिकल डायस्पोरिक थीम है जो आपको बहुत सारे डायस्पोरिक वर्क्स जो है उनमें देखने को मिलेगी। आइसोलेशन, द थीम ऑफ आइसोलेशन, द थीम ऑफ कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, इस तरह की कॉमन थीम्स उसमें देखने को मिलती हैं। हमारी लास्ट टर्म है नियो कॉलोनियलिज्म। ये आपके सिलेबस में थियोरी भी है नियो कॉलोनियलिज्म, लेकिन हम पहले इस टर्म को समझते हैं। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी जब एक कंट्री कल्चर या इकोनॉमिक कंट्रोल में, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी जब एक कंट्री कल्चरल या इकोनॉमिक कंट्रोल में होती है तो उसे नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीजन ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ, ये एक टेक्स्ट है तायब सलीह का, अभी हमने बात की है। इसमें एक कैरेक्टर है सुदान। सुदान के कैरेक्टर को इंग्लैंड रिटर्न के बाद जो एक्सपीरियंस होता है उसमें दिखाया जाता है कि कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर्स भी एक्टिव हैं, सिर्फ सटल फॉर्म में। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो पोस्ट कॉलोनियल थियोरी को समझाने के लिए ज़रूरी हैं। लिटरेचर के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कॉलोनियल हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं है, उसका इम्पैक्ट आज भी हमारी आइडेंटिटी और कल्चर में जिंदा है। इसके साथ जब हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ते हैं तो हमें नियो कॉलोनियलिज्म के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए। व्हाट इज़ नियो कॉलोनियलिज्म? अभी हमने डिस्कस करा है थोड़ा सा, लेकिन इसको हम डिटेल में करते हैं। तो नियो कॉलोनियलिज्म को आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो रेफर करता है जहां पुरानी कॉलोनियल पावर्स अपने इन्फ्लुएंस को डायरेक्टली कंट्रोल करने की बजाय इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल वेज में एस्टैब्लिश करती हैं, उसे हम नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इस थियोरी के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे कंट्रीज जो पहले कॉलोनाइज थी उन्होंने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो हासिल कर ली, लेकिन उनका इकोनॉमिक और कल्चरल कंट्रोल पुरानी कॉलोनियल पावर्स के हाथ में ही रहता है। इस थियोरी की भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जैसे कि हेजीमनी एक टर्म है। हेजीमनी का मतलब क्या होता है? एक डोमिनेंट पावर का इन्फ्लुएंस किसी दूसरी पावर पर, जैसे इकोनॉमी या कल्चरल कंट्रोल, उसको हम हेजीमनी कहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है कल्चरल इंपीरियलिज्म। जब एक कल्चर अपनी वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस को दूसरे कल्चर पर इम्पोज करता है, थोप देता है, तो उसे हम कल्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, जब एक कंट्री अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को पुरानी कॉलोनियल पावर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर रखती है कि जब उनकी मर्जी होगी तो डिसीजंस लिए जाएंगे। सबल्टन, ये टर्म हमने अभी करी है, ये मार्जिनलाइज ग्रुप को रेफर करती है। ये टर्म जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते और जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबल्टन्स की स्टडी करने से आपको दो चीज़ों की क्लैरिटी होगी, एक तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर कैसा होता है, क्या लिखा जाता है उसमें, और एक नियो कॉलोनियलिज्म में भी कौन सी बातें आती हैं। ये दोनों की जो रिफ्लेक्शन है ये आपको सबल्टन स्टडीज़ में देखने को मिलेंगी। नियो क्लासिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसको लिटरेचर में काफ़ी गहराई से एक्सप्लोर किया गया है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स के वर्क्स को देखते हैं जो नियो कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म थियोरी को अपने काम में, अपने वर्क्स में समझाते हैं। फ्रांस फैनन ये सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने नियो कॉलोनियलिज्म थियोरी को बहुत एक्सप्लोर करा है। उनकी बुक है द रैचेट ऑफ द अर्थ। इसमें इन्होंने कॉलोनाइज्ड लोगों के साइकोलॉजिकल और इमोशनल इफेक्ट को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे कॉलोनियलिज्म के बाद भी नियो कॉलोनियलिज्म स्ट्रक्चर्स उन लोगों को इफेक्ट करते रहते हैं। हमारे अगले इंपॉर्टेंट राइटर हैं एडवर्ड सैयद, और इनको हमने भी पढ़ा है। ओरिएंटलिज्म जो है इनका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, और इसमें सैयद ने बताया है कि कैसे वेस्टर्न पावर्स ने ईस्ट को एक्सोटिसाइज किया है और इस तरह से एक कल्चरल हेजीमनी को एस्टैब्लिश किया है। ये थियोरी नियो कॉलोनियलिज्म के फ्रेमवर्क में काफ़ी रेलेवेंट है। नेक्स्ट ऑथर हैं गुगी वा थियोंग। इनका टेक्स्ट है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, और इसमें इन्होंने ये डिस्कस किया है कि कैसे लैंग्वेज और कल्चर के थ्रू नियो कॉलोनियलिज्म कंटिन्यू रहता है। उन्होंने कॉलोनियल पावर्स के कल्चरल कंट्रोल को क्रिटिक किया है और बताया है कि लैंग्वेज, कल्चर या किसी और तरीके से हम हमेशा, हमारी जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी उनका इन्फ्लुएंस हमसे जाता ही नहीं है, हमारे ऊपर हमेशा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थियरिस्ट हैं होमी के बाबा। इनके थियोरी ऑफ हाइब्रिडिटी नियो कॉलोनियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। ये थियोरी बताती है कि कैसे कॉलोनियल और कॉलोनाइज्ड कल्चर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं
और नए कल्चरल आइडेंटिटीज बन जाती हैं, बनाई जाती हैं। नियो कॉलोनियलिज्म के अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो भी ग्लोबल वर्ल्ड में इम्पैक्ट नजर आता है। बहुत से कंट्रीज हैं जो पहले कॉलोनाइज थी, आज भी अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजंस को लेकर वो पुरानी कॉलोनियल पावर्स के इन्फ्लुएंस में रहती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारी समझ को डीपन करता है क्योंकि ये बताता है कि कैसे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स आज भी प्रेजेंट हैं और ग्लोबल पावर डायनामिक्स को शेप करते हैं। सो ये दोनों थियरीज जो हैं, पर्टिकुलरली नियो कॉलोनियलिज्म, इसको स्टडी करके हम अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को समझ सकते हैं और इससे हम अपनी जो कल्चरल और इकोनॉमिक आइडेंटिटी है उसके बारे में भी सोचने को मजबूर होते हैं कि आज हम जो हैं क्या उस पर भी कॉलोनियलिज्म का कोई असर है। हम कौन से फेज में हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म फेज में या फिर नियो कॉलोनियल फेज में हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म, इन दोनों थियरीज के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे जो हमने HPSC में प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करे हैं। और ये जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, जो क्वेश्चंस थियरी के होते हैं ना उनको हम बिना समझे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें सारी थियरीज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया गया है। ये बहुत सारे वन लाइनर्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो थियरिस्ट हैं उनके नाम हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाया गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है एक बार तो आप सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप थियरी को रट नहीं सकते क्योंकि थियरी अगर आपको समझ में आएगी तो आप जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने MCQs में कर लिया, आपको सिर्फ उतना याद रहेगा। इसलिए थियरीज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सारी थियरीज प्रिपेयर कर ली हैं तो आप इस PDF से अपना रिवीजन कर सकते हैं, और अगर आपको थियरीज अभी समझ में नहीं आई है तो भी आप इस PDF से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। एक थियरी के ऊपर आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ऐसे ही हर यूनिट के ऊपर सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिकली अरेंज किए गए हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नई थियरी के साथ और हम करेंगे न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल मटीरियलिज्म।